हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DSSP PRT के लिए CDP का चैप्टर देखेंगे। और ये वीडियो CDP की होगी। इसके पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस देख ली है इसकी, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी। और इसके पहले हमने देखा था बेसिकली एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी से किस तरह से एजुकेशन जुड़ा हुआ है, फिर उसमें कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं, थॉर्नडाइक, जॉन डेवी, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी इसके पहले वाली वीडियोज में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी, क्या ज़रूरत है इसकी और किस तरह से रिसर्च किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो रिसर्च मेथड की बात जो साइकोलॉजी में आती है, क्योंकि साइकोलॉजी होता है जब हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए कि वो बहुत ही अच्छा आउटपुट दे। रिसर्च मेथड यानी कि शोध के तरीके, रिसर्च करने के जो तरीके होते हैं साइकोलॉजी के अंदर बहुत मायने रखते हैं। और जब ये एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में होते हैं तो इनका सीधा सीधा सा मतलब होता है कि कौन कौन से पैरामीटर को लेकर के एक टीचर बच्चों को पढ़ाएगा ताकि बच्चे एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकें, चीज़ों को सीख सके, और साथ ही साथ उनकी रुचि, उनका इंटरेस्ट और उनका डेवलपमेंट हर तरह से सारे एस्पेक्ट में सर्वांगीण विकास, ये सारी चीज़ें साथ ही साथ होती रहें। तो ये तरीके ढूंढने के लिए रिसर्च मेथड का यूज किया जाता है। बहुत सारे साइकोलॉजी जो कि शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करते हैं, तो वो कौन कौन से तरीके यूज करते हैं रिसर्च मेथड में, उन्हीं को हम पढ़ेंगे। ठीक। तो रिसर्च मेथड के माध्यम से टीचर केवल बच्चों के लिए तरीके ही नहीं ढूंढता कि किस तरह से उनको पढ़ाया जाए, बल्कि वो ये भी देखता है कि मेरे अंदर क्या गलती है। मैं अगर बच्चे अच्छा आउटपुट नहीं दे रहे हैं तो मेरे अंदर भी कोई ना कोई मिस्टेक होगा, इस चीज़ का भी वो पता कर पाता है इस मेथड के माध्यम से। रिसर्च मेथड में एक बहुत ही फेमस मेथड है हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड, यानी कि वर्णनात्मक। मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, वर्णनात्मक। ठीक है, मतलब हर एक चीज़ एक्सप्लेन करना। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी रिसर्चर होता है, जो भी साइंटिस्ट होता है या फिर साइकोलॉजी, जो भी आप कहना चाहें, वो जब बच्चों के ऊपर या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करता है तो जब उसके बारे में वो डेटा देता है तो काफ़ी अच्छे से उनको एक्सप्लेन करते हुए कि मैंने क्या किया, क्या मेरा टॉपिक है, उसके बारे में कैसे कैसे मैंने रिसर्च किया, क्या आउटपुट आया, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो उसी को हम डिस्क्रिप्टिव मेथड बोलते हैं, मतलब चीज़ों को अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेन करना, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब डिस्क्रिप्टिव मेथड करने के भी, डिस्क्रिप्टिव मेथड के माध्यम से रिसर्च करने के भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। इसमें पहला तरीका होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज़ द वेरी सिंपलेस्ट एंड वेरी कॉमन मेथड। जैसे कि एक टीचर जो होता है, मान लीजिए आपने भी कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे क्लास में जो टीचर होता है, हम सारे के सारे बच्चे क्या होते हैं, क्लास में पढ़ रहे होते हैं और टीचर बड़े ध्यान से देख रहा होता है। जैसे उसने कोई होमवर्क दे दिया या फिर कुछ भी, तो टीचर बड़े ध्यान से देख रहा होता है कि कौन सा बच्चा कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है। अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है या फिर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट है, या फिर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं क्लास में, बड़े अच्छे से वो ऑब्जर्व करता है। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन वाला मेथड। यानी कि डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर ऑब्जर्वेशन एक तरीका होता है जिसके माध्यम से जो है रिसर्च किया जा सकता है। मतलब उसके बाद से वो एक डेटा देता है कि भैया फला छात्र इस तरह से रिएक्शन दे रहा है, फला छात्र इस तरह से पढ़ रहा है, या फिर उसके अंदर ये कमी है, या फिर ये चीज़ें हैं। तो ये तरीके होते हैं ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हम करते हैं। ऑब्जर्वेशन में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन, एक होता है ऑब्जर्वेशन, एक होता है हमारा इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। मतलब फॉर्मल ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है एक टीचर या फिर जो भी शोध करता है वो अपने टॉपिक पे, अब उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे अगर टीचर है तो बच्चे इन्वॉल्व हैं इसमें, उन बच्चों का वो बहुत ही अच्छे से क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। उनकी एक एक हरकतों पे, एक एक जो भी वो एक्टिविटी अगर कोई करा रहा है तो उस पर बच्चे कैसा रिएक्शन दे रहे हैं, बच्चे कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, अगर कोई बच्चा डिस्ट्रैक्ट है तो वो क्यों है। तो ये सारी चीज़ों का भी बिल्कुल डेटा तैयार करता है। ठीक है, और उसको क्या करता है, डेटा मेंटेन करता है एकदम अच्छे से, ताकि उस डेटा को कोई भी पढ़ के समझ जाए कि भैया इस क्लास के बच्चों का ये वो है कि ऐसे ऐसे हैं इस क्लास में बच्चे और इनका ये लेवल है और बच्चे पढ़ने में कैसे हैं। ये सारी चीज़ें इस डेटा के माध्यम से पता चल जाती है। मतलब उसका एकदम डेटा रहता है, सब कुछ एकदम रिकॉर्ड रहता है। पर इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन होता है ऐसा कि इसमें कोई डेटा वगैरह नहीं होता है। इसमें भी शिक्षक क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। जैसे सपोज कि क्लास में बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ आपने होमवर्क दे दिया और आप बाहर ऑफिस में चले गए,
फिर 2-2 मिनट में या फिर आधे घंटे में आप आके देख ले रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं। पर आपके पास ना ही उसके बारे में कोई डेटा है, ना ही आपके पास कोई प्लानिंग है कि कोई आपने बिल्कुल प्लान बनाया कि अरे मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे बच्चों को देखूँगा कि उनकी ये आदत को नोटिस करूँगा, ये चीज़ें, ये बिल्कुल आपके अंदर नहीं है। आप बस ऐसे ही देख के चले जा रहे हैं कि अच्छा बच्चे पढ़ रहे हैं बस। तो ये होता है हमारा इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, जिसमें आपके पास कोई डेटा, कोई रिकॉर्ड, कोई प्लानिंग नहीं होती है। और फॉर्मल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आपके पास प्लानिंग भी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं और आपके पास मेंटेन रहता है आपका डेटा और रिकॉर्ड। तो ये होता है 2 तरीके से ऑब्जर्वेशन। ठीक, तो इसमें ये तरीका तो बहुत अच्छा है, इसके माध्यम से बहुत अच्छे से रिसर्च कर लेते हैं। पर इसमें कमी क्या है कि ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत बहुत ज़्यादा बच्चों को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। आप अगर एक टीचर हैं और आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप एक साथ बहुत ज़्यादा करेंगे तो 10 से 20 बच्चे, वो भी मोर देन इनफ है, इतने ही बच्चों पे आप ध्यान दे सकते हैं। और इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है क्योंकि एक ही दिन में आप उसके सारे एस्पेक्ट को नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे। किसी दिन आप उसके अंदर खेल के इंटरेस्ट को, किसी दिन आप उसके अंदर लैंग्वेज की, किसी दिन आप उसके अंदर कैलकुलेशन, मतलब हर दिन अलग अलग चीज़ें आप ऑब्जर्व कर पाओगे और एक साथ बहुत सारे बच्चों को नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे। तो ये इसकी 2 लिमिटेशन होती है, 2 कमी होती हैं। एक तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है, दूसरा बहुत ज़्यादा बच्चों को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। तो ये हमारा एक तरीका था डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर ऑब्जर्वेशन। अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड का एक और टूल होता है इंटरव्यू के माध्यम से परीक्षण करना, रिसर्च करना। तो इंटरव्यू के माध्यम से क्या होता है, इंटरव्यू में आप किसी से भी, इंटरव्यूअर जो होता है अपने जो भी इंटरव्यू जिसका लेता है उससे वो क्वेश्चन पूछ लेता है और अच्छा खासा अपना डाटा मेंटेन कर लेता है कि भाई इसके अंदर ये चीज़ें हैं, ये इसके अंदर क्वालिटी है और ये इस स्तर का इंसान है। या फिर बच्चों के ही माध्यम, बच्चों को ही देखना है आप, जैसे वाइवा देते थे हम 11th-12th में, तो उसमें भी टीचर क्या करता था, हमसे चीज़ें पूछ लेता था तो हम बता देते थे। तो ये भी एक तरीका होता है रिसर्च मेथड का, पर इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन ये है कि आपने भी देखा होगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो और इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछता है तो आप उससे अच्छी अच्छी बातें ही बताओगे। मतलब वो इंटरव्यूअर जो है आपके रियल एस्पेक्ट को नहीं देख पाएगा, एक तरह से उसमें झूठापन आ जाता है, रियलिटी नहीं रहती है। जबकि ऑब्जर्वेशन में टीचर जो है एक तरह से इनडायरेक्टली ऑब्जर्व करता है, आपको पता भी नहीं होता है कि हमको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, और टीचर बिल्कुल सही सही ऑब्जर्व कर पाता है क्योंकि आप उसमें कोई झूठापन तो दिखा नहीं पाते हैं। बट इंटरव्यू में आपसे टीचर डायरेक्ट चीज़ें पूछेगा तो आप जो मर्जी वो बोलोगे, आप जैसा अपने आप को दिखाना चाहोगे वैसा ही दिखाओगे। तो ये एक तरह से सही, मतलब एक रियल चीज़ नहीं, रियल डेटा नहीं रिकॉर्ड हो पाती है, ये इंटरव्यू में प्रॉब्लम होती है। इंटरव्यू के माध्यम से अगर हम रिसर्च करते हैं तो ये दिक्कत होती है। ठीक है, तो एक तरह से इंटरव्यू के कंपैरिजन में ऑब्जर्वेशन जो है अच्छा मेथड होता है रिसर्च करने का। अब इन दोनों के बाद एक और मेथड ऐसा होता है क्वेश्चनर का। क्वेश्चनर के माध्यम से क्या होता है, शिक्षक को जो बच्चों के ऊपर और क्वेश्चन के माध्यम से ये फ़ायदा होता है, पहले हम देख लेते हैं क्या होता है। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस की लिस्ट बनानी होती है। आप क्वेश्चन की लिस्ट बना लेते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना है, वट वो तुम्हारी रुचि, बच्चों की रुचि क्या है, बच्चे क्या पढ़ना पसंद करते हैं, कैसे शेड्यूल चाहते हैं, उनको क्लास में क्या चेंजिंग चाहिए, या फिर जो भी चीज़ें हैं, आप क्वेश्चन की एक लिस्ट बना लेते हैं, फिर बच्चों में वितरित कर देते हैं। अब जो भी माध्यम से वितरित करें, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो भी, आजकल के ज़माने में तो कुछ और ही है, मतलब मोड चेंज हो गया ऑनलाइन ऑफलाइन का। तो उसमें और बच्चे क्या करते हैं, उसके बाद से उस पर हाँ ना का आंसर जो भी है उसको आपको बता देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, आपके पास एक अच्छा खासा डाटा पता चल जाता है। अच्छा, 70% बच्चों को ये पसंद है, 70% बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चनर के माध्यम से पता चल जाती हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, मतलब आप एक मात्र लिस्ट देने से एक दिन के अंदर जो है, मतलब हज़ारों बच्चों का एक तरह से रिसर्च कर लेते हैं, हज़ारों बच्चों के ऊपर रिसर्च कर पाते हैं और डेटा रिकॉर्ड कर पाते हैं। क्वेश्चनर इज़ द वेरी बेस्ट मेथड, क्योंकि इसमें टाइम भी कम लगता है। दूसरी चीज़, आप बहुत ज़्यादा बच्चों के नंबर्स को भी क्या कर पाते हैं, रिसर्च कर पाते हैं। पर ये क्वेश्चनर जो माध्यम होता है, इसके जो माध्यम से हम रिसर्च करते हैं, इसमें फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती है। कहने का मतलब, मान लो आपने लिस्ट बना दिया, ठीक है, ये क्वेश्चन डाल दिया, बाद में आपको पता चला अरे यार एक और क्वेश्चन डालना था इसमें, मुझे तो कुछ और भी पूछना था। तो अब जो वितरित हो गया है, ये चीज़ आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बच्चे आंसर दे के आपको सेंड कर दिए, तो उसके बाद आप दोबारा से नई चीज़ें कर पाओगे। तो ये फ्लैक्सिबिलिटी की कमी रहती है। बट इंटरव्यू में क्या होता है कि आप इंटरव्यूअर हो, आपने सामने वाले से जो क्वेश्चन पूछा उसके आधार पे आप दूसरा क्वेश्चन बना के भी आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ऑब्जर्वेशन में आप बहुत सारे एस्पेक्ट को ऑब्जर्व कर पाते हो, पर क्वेश्चनर में ये कमी हो जाता है।
ठीक है। तो अगर हम एक तरह से देखें तो ये तीनों जो हमने मेथड देखा, यानी क्वेश्चनर, फिर इंटरव्यू और ये हम जो ऑब्जर्वेशन, ये तीनों जो हमने मेथड देखा, इन तीनों में कुछ ना कुछ कमी तो है। इसीलिए जब रिसर्च किए जाते हैं तो एक या दो टूल या कभी कभी तीन टूल या उससे ज़्यादा भी, जितने की हमें रिक्वायरमेंट होती है, हम उन सारे टूल्स को लेकर के जो है क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ताकि हम बच्चों के या फिर जिस भी टॉपिक की हम रिसर्च कर रहे हैं उसके सारे एस्पेक्ट को रिसर्च कर पाएँ, उसके सारे एस्पेक्ट को हम जान पाएँ। ठीक। तो ये हमने देख लिया रिसर्च मेथड और इसके कुछ टूल्स देख लिए डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर। ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव मेथड के अंदर दो तरीके हम देखेंगे थोड़ा सा अभी। एक होता है चेक लिस्ट, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं। अगर हम चेक लिस्ट की बात करें तो ये भी एक माध्यम होता है, इसके भी माध्यम से हम रिसर्च कर सकते हैं, बच्चों का परीक्षण कर सकते हैं। इसमें हमें जो भी क्वेश्चन के आंसर मालूम करने होते हैं वो हम इस तरह से एक लिस्ट बना करके दे देते हैं, उसके सामने येस या नो का ऑप्शन दे देते हैं और बच्चे क्या करते हैं, हाँ या ना में जवाब दे देते हैं। ठीक है। पर इसकी एक लिमिटेशन भी है। इसकी लिमिटेशन ये है कि हमें, मान लीजिए बच्चे को पूछा हमने कि तुम्हें मैथ कैसा लगता है, तो बच्चा बोलेगा हाँ या नहीं। मतलब पर ये भी तो हो सकता है बच्चे को मैथ थोड़ा सा अच्छा लगता हो, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता हो। मतलब हमें इसमें लेवल नहीं पता चल पाएगा। चेक लिस्ट वाले माध्यम से जब हम रिसर्च करेंगे तो हमें बच्चे का स्तर नहीं पता चल पाएगा कि उसको कितना अच्छा लगता है, ये चीज़ नहीं पता चल पाएगी। इसका एक और तरीका है रेटिंग स्किल। रेटिंग स्किल में क्या होता है, इसमें हम बच्चे के लेवल को पता कर पाते हैं। जैसे हमने पूछा कि तुम्हें मैथ कितना अच्छा लगता है और हमने उसमें 5 चीज़ें मतलब स्केल में हमने लगाई हैं कि एक बैड, थोड़ा सा गुड, एवरेज, गुड, वेरी गुड, ये चीज़ें हमने लगाई हैं। ठीक है। मतलब वेरी बैड, बैड, एवरेज, गुड, वेरी गुड, ये चीज़ें हमने लगाई हैं और इसके हिसाब से हम बच्चे के परफॉर्मेंस के हिसाब से उसको क्या करते हैं, रेटिंग स्केल में जो है मार्क करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से बच्चे के स्तर को बता पाते हैं, उसके लेवल को बता पाते हैं कि उसको चीज़ें कितनी पसंद है, हाउ मच, ये चीज़ हम बता पाते हैं रेटिंग स्केल के माध्यम से। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये एक चैप्टर देख लिया है और इसके बाद से इसकी पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया था कि इसी एक पीडीएफ में एजुकेशन साइकोलॉजी में जितने भी आगे की लेक्चर आएंगे वो सारे इसमें ऐड होते जाएंगे। तो आपके ऊपर है कि आप चाहो तो इसको लास्ट में डाउनलोड करना, जब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, सीडीपी कंप्लीट हो जाएगी ये वाली एजुकेशन साइकोलॉजी वाली, या फिर साथ ही साथ डाउनलोड करते चलो। ये आपको पीडीएफ सारी की सारी टेलीग्राम में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।